Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to study about equivalent conductivity and we are going to discuss about molar conductivity as well. ठीक है, आज की क्लास में ये दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक जो है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ये होता क्या है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग लेमडा ई से डिनोट करते हैं. ये जो है आपका कैपिटल लेमडा हो गया, ठीक है, एंड ई स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट. तो ये कंडक्टिविटी का साइन है और ये ई यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है. इसको कैपिटल लेमडा बोलते हैं. स्मॉल लेमडा ऐसे होता है, ठीक है. अब ये होता क्या है एक्चुअली में, इसमें क्या करते हैं हम लोग. सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है. मान लीजिए कोई आपका सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये आपका इलेक्ट्रोड्स हो गया, ठीक है. तो इसमें जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला हुआ है, ठीक है. तो इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, ठीक है, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसका कंडक्टिविटी कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू सफिशिएंटली लार्ज इलेक्ट्रोड्स. तो इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी जब ये सॉल्यूट मतलब कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो है आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोलिए, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोलिए ये प्रेजेंट है और ये दोनों जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इस केस में जो कंडक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इसको और डिटेल में आप समझिए. जैसे मान लीजिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है. इसमें ये इलेक्ट्रोड है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया और इधर है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है. तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर. तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है वो आपको कितना होना चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है. इसका रिलेशन आपका नॉर्मेलिटी के साथ होता है. नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है. नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. और हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इसका बहुत सारा तरीका होता है. जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट. तो ये किसके बराबर होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला होता है. मास तो ऑलरेडी दिया होगा, जैसे 0.20 ग्राम, H2SO4 दिया हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो ऑब्वियसली मास दे दिया है 0.20 ग्राम, ठीक है. इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है. तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन एक्स. एक्स यहाँ पे हो गया आपका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर. अब ये आपका एक्स जो है आपका एसिड बेस और साल्ट ये तीनों के लिए अलग रहेगा. जैसे आपका एसिड है, ठीक है, तो एसिड के केस में एक्स क्या होता है? एक्स हो गया नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस, ठीक है. जैसे एक हम लोग मान लेते हैं H2SO4, ठीक है. ये एक एसिड है जिसका नाम है सल्फरिक एसिड. तो इसमें हम लोग H प्लस आयन कितना ये रिलीज कर सकता है? तो 2H अवेलेबल है, यानी H प्लस आयन 2 रिलीज कर सकता है. इस केस में H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 आपका, ठीक है. H प्लस आयन जो ये रिलीज कर सकता है तो X, सॉरी H प्लस नहीं, H प्लस आयन 2 रिलीज कर सकता है तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, ठीक है. एसिड के लिए X क्या होता है? एसिड के लिए X होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन, मतलब कितना H प्लस आयन ये रिलीज कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है, ठीक है. वैसे ही HCl है, ये भी एसिड है. तो इस केस में नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन कितना होगा? तो चूंकि एक H है इसका मतलब
एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा मात्र, ठीक है। फिर HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, इसमें भी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही H है, एक ही एटम हो गया आपका हाइड्रोजन का, तो एक ही ये रिलीज कर सकता है H प्लस आयन, ठीक है। वैसे ही ये जो आपका एक्स है इसकी मतलब कि एसिड के केस में, तो इस एक्स को बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी। अगर हम लोग बेसिस का बात करें, ठीक है, बेसिस के केस में एक्स का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयन। बेस बेस के केस में OH माइनस आयन कितना रिलीज हो रहा है, ठीक है, वही हो गया आपका एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो इसका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH, ठीक है, ये एक बेस है, तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, OH एक ही दिख रहा है, यानी एक ही हो गया आपका एक्स का वैल्यू, ठीक है। कुछ और केस हम लोग ले लेते हैं बेस में, जैसे आपका AlOH का होल 3 है, तो इस केस में एक्स का वैल्यू क्या होगा, इस केस में एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि OH जो है आपका 3 है, तो 3 OH माइनस आयन ये रिलीज कर सकता है, तो एक्स का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। तो बेसिस के केस में एक्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, और एसिड के केस में ये, तो एसिड के केस में बस चेक करना है कितना H प्लस आयन वो रिलीज करता है, बेसिस के केस में कितना OH माइनस वो रिलीज करता है इलेक्ट्रोलाइट। अगर बात करें सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट के केस में क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू, नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है, नंबर ऑफ एनायंस, या फिर ऐसे लिखिए, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। कैटायन में टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इससे आपको पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देते हैं, Na2CO3, इस केस में क्या वैल्यू होगा, इस केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, Na2 प्लस आ गया, ठीक है, और CO3 2 माइनस, तो 2 प्लस है, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे ही MgSO4 है, ठीक है, इस केस में Mg2 प्लस बनता है, तो इस केस में भी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या हो गया आपका वैलेंसी फैक्टर हो गया। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज हम दे रहे हैं, इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जानने में क्या ही बुराई है। तो एक्स जो है आपका वैलेंसी फैक्टर है। अब एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसिड के केस में एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस, ठीक है। तो कितना H प्लस आयन एसिड प्रोवाइड कर सकता है, जैसे H2SO4 है, तो उसमें H प्लस आयन 2 प्रोवाइड किया, तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया। HCl में एक्स का वैल्यू 1 है, HNO3 में एक्स का वैल्यू 1 है। वैसे बेसिस का भी हम लोग चेक किया, NaOH में OH माइनस कितना रिलीज किया, ये एक ही रिलीज किया, तो एक्स का वैल्यू 1 हो गया। AlOH का होल 3, इसमें एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि OH माइनस आयन 3 ये रिलीज कर सकता है, ठीक है। साल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जांपल लिए Na2CO3, इसमें Na2 प्लस CO3 2 माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2Na प्लस, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। MgSO4 है तो Mg2 प्लस होता है, तो एक्स का वैल्यू इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तरीका एक्स निकालने का, वैलेंसी फैक्टर निकालने का। मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकालने जानते ही हैं, जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, थोड़ा सा मिटा सकता हूँ, ये मिटा देता हूँ। जैसे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का, गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का। गिवन क्या है, हाइड्रोजन
का आपका एटॉमिक वेट होता है 1, सल्फर का होता है 32, ठीक है। और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस केस में अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट होता है आपका फॉर्मूला ये, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, ठीक है। तो H2SO4 है तो इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग निकालना चाहें तो 2 इंटू एच का वैल्यू 1 है, ठीक है, प्लस एस हो गया 32, प्लस 4 इंटू ओ यानी 4 इंटू 16 अपॉन एक्स का वैल्यू हो गया 2। तो इस केस में हम लोग का इक्विवेलेंट वेट आराम से निकल जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 32 प्लस 64 होता है ना बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 98/2 यानी 49, ठीक है। तो ये तरीका हो गया इक्विवेलेंट वेट निकालने का। मास से अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है कि ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी हो गया। इस केस में इलेक्ट्रोड जो है आपका वो कितना दूरी पर रहता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। और हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लेमडाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे V जो है, V हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो फर्दर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, वो हो गया आपका वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो वॉल्यूम जो है आपका इन सेंटीमीटर क्यूब रहना चाहिए, और वॉल्यूम में आपका एक सॉल्यूट कितना रहेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। इनटू हम लोग कर देंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेमडा ई इज इक्वल टू वी इंटू के। वी क्या हो गया, वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, के हो गया आपका कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो बोलिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये आपका रिलेशन होता है नॉर्मलिटी का किसके साथ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का ही बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन है उसमें आपका ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रेजेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको नॉर्मलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, यहाँ पे वॉल्यूम जो आपका लीटर्स में है, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू गिवन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, नॉर्मलिटी को नीचे ले आते हैं, वॉल्यूम को ऊपर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मलिटी, ठीक है। चूंकि वॉल्यूम आपका लीटर्स में गिवन है, अगर हम लोग को वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 करेंगे और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना यूज हुआ है, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे 1/n हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे यूज क्या हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट यूज हुआ है, तो 1/n हो गया। इंटू हम लोग को 1000 करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम जो है आपका क्या किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये केस वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n इंटू 1000, ठीक है, 1/n इंटू 1000। अब ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग v के जगह पुट करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा ई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें v के जगह अगर हम लोग पुट किए इसको, तो 1/n इंटू 1000 इंटू के, तो ये फर्दर आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एक और रिलेशन हम लोग को निकल गया, लेमडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन एन। इसका यूनिट हो जाएगा आपका पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये कैसे आता है ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं,
जैसे लेमडा इज इक्वल टू दे दिया 1000 के बाई एन, ठीक है। तो के तो आपका हो गया कंडक्टिविटी, तो इसका होता है पर ओम पर मीटर, ये होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर में बात हो रहा है तो पर सेंटीमीटर, यहाँ तो हो गया। नॉर्मलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये तो ग्राम इक्विवेलेंट में ही रहेगा। अपॉन क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में रखे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चल जाएगा, तो पर लेमडा पर ओमेगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये फॉर्मूला ऐसे, ये यूनिट आपका डिराइव हो जाता है। तो ये हुआ आपका पूरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग क्या समझे कि इसका आपका सिंबल होता है लेमडा ई, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं उसमें सॉल्यूट आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहता है, और जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, वो कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो उस केस में जो कंडक्टिविटी होता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये फिगर से आपको पता चल रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ये पहला इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। और इसमें आपका जो वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में जो कंडक्टिविटी हो गया इस इलेक्ट्रोलाइट का, कंडक्टिविटी, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टिविटी। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड बना लेते हैं ताकि और बेटर से ये और बेटर हम लोग को समझ में आए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर 0.05 एन यानी नॉर्मेलिटी NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो यूज हुआ वो NaCl है। फिर रेजिस्टेंस आपका 200 ओम दे दिया है एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट यूनिटी है, और आपको इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, 1000 इंटू के बाई एन, ठीक है, 1000 इंटू के बाई एन। तो एन का तो वैल्यू दे दिया है 0.05, एन यहाँ पे गिवन है 0.05, ठीक है। तो निकालना हम लोग को क्या है, के निकालना है। तो के होता है आपका कंडक्टिविटी। तो एक फॉर्मूला याद आ रहा हमको, हम लोग आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और ये जो रो है ये रेसिप्रोकल है आपका कंडक्टिविटी का, तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1/k एल बाई ए। तो ये रेसिप्रोकल हो गया आपका कंडक्टिविटी का। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r एल बाई ए, ठीक है। अब क्या है, ये जो एल बाई ए है इसको बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू गिवन है यूनिटी यानी 1 दिया हुआ है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू 1, ठीक है। तो k इक्वल टू 1/r यानी 200। तो ये आ गया आपका k का वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1000 इंटू के यानी 1/200 बाई एन, एन है 0.05, 0 कट गया 2 से, ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। ये 0.05 है, तो 5 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा बाई 5, 5 कट गया, तो आपका ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा 100, सही किया है ना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा 100, और इसका यूनिट क्या होता है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया इसका यूनिट। पर ओम को आप साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये दोनों उसका यूनिट हो गया, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फॉर ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल यानी n/10, ठीक है, n/10 यानी नॉर्मलिटी बाई 10। तो फॉर ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इतना। अब
गिवन क्या क्या है ये देखिए, सॉल्यूशन गिवन है, मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ भी बोला जा रहा है। आर गिवन है आपका 40 ओम, ठीक है। एन हो गया आपका 1/10 यानी 0.1, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1.6 यानी एल आपका गिवन है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स गिवन है 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। निकालना है सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट पहला चीज जो है आपको निकालना है सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए होता है। तो लेंथ गिवन है आपका 1.6, एरिया गिवन है 6.4, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, हाफ करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 32, तो ये 4 बार में, ये 1 बार में, ठीक है। तो 1/4 यानी 0.25 आगे आपका एल बाई ए का वैल्यू। सेल कांस्टेंट निकल गया। सेकंड निकालते हैं आप लोग, नेक्स्ट निकालेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी के, ठीक है। यानी कब पर निकालना है, तो के का वैल्यू क्या होता है, तो अभी ऊपर जस्ट हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/r एल बाई ए, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r यानी 1/40 इंटू एल, एल बाई ए का वैल्यू है 0.25 यानी 1/4, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/160, तो ये आ गया आपका के का वैल्यू, ठीक है। तो इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, इसका वैल्यू आएगा पर ओमेगा पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा। थर्ड आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देख लीजिए, 100 इंटू के अपॉन एन, 100 नहीं है 1000 इंटू के अपॉन एन, ठीक है। तो 1000 इंटू के का वैल्यू जस्ट निकाले आप 1/160, फर्दर नॉर्मलिटी गिवन है 0.1 यानी 1/10, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी लगभग सिमिलर टर्म्स है, बस एक जो है आपका एक जो ग्राम इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो हम लोग पढ़े वो उसका रिलेशन नॉर्मेलिटी के साथ है, और इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन मोलरिटी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहा है, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक लो कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है जिसमें एक में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सेम इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, एक में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक में लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें ज़्यादा है तो उसका कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे मान लीजिए कि HCl है आपका एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आप दो स्टूडेंट को दिए, एक स्टूडेंट को आप दिए बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, लगभग मान लीजिए 5 ml दिए, ठीक है, या 1 ml कुछ ऐसा मान लीजिए, और एक को आप दिए 100 ml, ठीक है। अब दोनों इसका सॉल्यूशन बनाया दोनों स्टूडेंट, अब कंडक्टिविटी अगर पूछा गया कि कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है, तो ये जो आपका जिसको आप कम दिया है तो उसका कंडक्टिविटी काफ़ी कम होगा, ये स्टूडेंट बोलेगा नहीं HCl का कंडक्टिविटी काफ़ी कम है, मतलब वो उतना अच्छा से कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी, बस जबकि अंतर क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन का अंतर है, इसके पास कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो इसके पास आयंस ज़्यादा था, ठीक है। HCl टूट गया होगा H प्लस और Cl माइनस में, तो नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको पता ना हो, मतलब कि सेम टाइप का कॉन्सेंट्रेशन आप, तो ये सेम टाइप का अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहे तो अलग अलग आपका ये आ जा रहा था कंडक्टिविटी का वैल्यू। तो उस केस से बचने के लिए जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज कॉलरॉच, ठीक है, वो ही एक
कॉन्सेप्ट लाए थे मोलर कंडक्टिविटी का। इसमें वो खाली बोले थे कि जो आपका जो सॉल्यूट है, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट हमको 1 मोल लेना है बस, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, चाहे वो HCl का ले चाहे कोई और इलेक्ट्रोलाइट का ले, तो 1 मोल में जो कंडक्टिविटी होगा उसी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो उसका आप डेफिनेशन देख लिए, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लेमडा एम से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, जितना भी आयंस है उसके थ्रू जो कंडक्टेंस हो रहा है ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस केस में क्या कंडक्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग लेमडा एम से डिनोट करते हैं। तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू वी, ठीक है। के स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी एंड बी क्या हो जाएगा, वैसा वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। हम लोग इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या पढ़ रहे थे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट था आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो था उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जबकि मोलर कंडक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे कि जो वॉल्यूम है आपका उसमें कितना प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूट, तो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो उस केस में सेम चीज यहाँ सेम करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो वॉल्यूम जो आपका लीटर में है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ले रहे हैं तो 1/m इंटू 1000। तो सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पे n था यहाँ पे m है, ठीक है। तो इस केस वहाँ पे जो आपका यूनिट था पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसमें भी था, ठीक है। वहाँ पे बस यहाँ चेंज क्या हो रहा था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हो गया था, पर ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे पर मोल है। दोनों सेम चीज है, दोनों में हम लोग कंडक्टिविटी ही चेक करते हैं। बस एक जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसमें सॉल्यूट लेते हैं हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वही मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग जो सॉल्यूट लेते हैं 1 मोल सॉल्यूट लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, होप यू लाइक माई लेक्चर एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एक एक वीडियोस को बनाने में हम लोग को अच्छा खासा समय लग जाता है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को और ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म हम पूरा फ्री में बना रहे हैं, ठीक है। तो होप सपोर्ट माय चैनल, ताकि जितना भी स्टूडेंट है उसको हम सपोर्ट कर सके अपने तरफ से जितना हो सके, ठीक है। और कोई भी इशू आता है इससे रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर, थैंक यू सो मच।